हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे टीचिंग प्लेटफॉर्म द साहिल एकेडमी पर। और मैं हूँ साहिल गुप्ता। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस करेक्शन में एक ऐसे बहुत ही स्पेशल रूल को जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम्स में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे वो कंपटीशन एग्जाम्स हो, जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, वहाँ पर एग्जामिनर का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन होता है, बहुत ही पसंदीदा रूल होता है। जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रूल ऐसा होता है जिसको देखकर नॉर्मली जो सेंटेंस लिखता है वो तो करेक्ट लगता है, और उसको करेक्ट लगने की वजह से ढेर सारे स्टूडेंट उसको करेक्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से उनका मार्क्स जो है वो कम हो जाता है। तो आज हम उसी रूल को समझेंगे, और हमारा जो रूल है वो रिलेटेड है हार्डली या स्कार्फली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस से। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअली रूल होता क्या है। तो चलिए रूल को जानने से पहले यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं वो सही है या गलत है, जिनमें एग्जाम्पल नंबर 1 है हार्डली he had reached the station then the train arrived। सेंटेंस नंबर 1 ये हो गया। सेंटेंस नंबर 2 ये है scarcely had I stepped out of the house then it started raining। सेकंड सेंटेंस ये हो गया। और थर्ड सेंटेंस है hardly he had not entered the room when the teacher started the lecture। तीसरा सेंटेंस ये हो गया। और मेरा क्वेश्चन ये है, ये तीनों सेंटेंस आपके हिसाब से कैसे हैं, सही है या गलत है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये सही है या गलत है, हम इसको थोड़ा रूल से समझते हैं। तो अगर बात करेंगे हम लोग हार्डली या फिर स्कार्फली का, हार्डली या स्कार्फली का, इनके हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो इनका हिंदी मीनिंग होता है, हार्डली का हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल से ही, शायद ही, या फिर न के बराबर। और जो स्कार्फली होता है इसका मतलब होता है मुश्किल से ही, शायद ही, या फिर पर्याप्त न होना। तो लोग देख सकते हैं ये जो दोनों ही सेंटेंस हैं, ये दोनों ही सेंटेंस जो सेंस में है, मीनिंग में है, वो नेगेटिव सेंस रख रहे हैं। कैसे सेंस रख रहे हैं? नेगेटिव सेंस इनका है, नेगेटिव मीनिंग है। अब जब नेगेटिव मीनिंग है तो रूल नंबर 1 यही से बन जाता है कि जब भी किसी सेंटेंस में यह शब्द यूज हो जाए, इन शब्दों का यूज कर दिया जाए, तो उस सेंटेंस में किसी और नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो ये खुद नेगेटिव सेंस है। तो डोंट यूज नेगेटिव वर्ड, डोंट यूज नेगेटिव वर्ड। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से प्रारंभ होता है, जब सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से प्रारंभ होता है तो जो उसके साथ जो क्लॉज बनता है वो लॉ ऑफ इनवर्जन को फॉलो करता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि लॉ ऑफ इनवर्जन क्या होता है? लॉ ऑफ इनवर्जन तब होता है कि मैंने कहा जब कोई सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से प्रारंभ हो वहां पर लॉ ऑफ इनवर्जन लगेगा। इसका मतलब होता है इनके तुरंत बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनवर्जन। जो सेंटेंस दिखने में इंट्रोगेटिव लगेगा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग, लेकिन स्ट्रक्चर होता नहीं है, इसे लॉ ऑफ इनवर्जन कहा जाता है। जहां पर हम लोग हार्डली या स्कार्सली का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद जो सेंटेंस का टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर मैं बात करूं इनसे बनने वाले सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर क्या होता है वो बता दीजिए। तो मैं वही बताऊंगा। इसमें एक और चीज है वो बता दो पहले। तो हमने एक चीज सीखा कि डबल नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे, अर्थात जब इनसे प्रारंभ होगा तो सेंटेंस के बीच में नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। दूसरा चीज सीखा कि जब हार्डली या स्कार्सली कोई सेंटेंस प्रारंभ हो तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर हम प्रयोग करेंगे लॉ ऑफ
इन्वर्जन का। किसका प्रयोग करेंगे? लॉ ऑफ इन्वर्जन का। लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या है वो मैंने जस्ट बताया कि इनका प्रयोग करने के बाद, इन दोनों में शब्दों से किसी एक का प्रयोग करने के बाद तुरंत क्या प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और इसमें एक और चीज होता है, जो तीसरा रूल होता है। तीसरा रूल ये होता है कि जहां पर हार्डली और स्कार्सली होता है तो इनके साथ जब जो दूसरा क्लॉज बनता है, इनके साथ तो पहला क्लॉज बन जाएगा, फर्स्ट क्लॉज बन जाएगा, और फर्स्ट क्लॉज बनने के बाद जो दूसरा क्लॉज बनेगा उस क्लॉज का जो प्रारंभ होगा, जो सेकंड क्लॉज का प्रारंभ होगा, वो हमेशा किससे करेंगे? वो हमेशा प्रारंभ होगा वेन से। किससे प्रारंभ करेंगे? वेन से प्रारंभ करेंगे, किसी और शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमेशा होता है। तो अब बात करते हैं इन तीनों सेंटेंस की। तो हम देखेंगे पहले सेंटेंस का प्रारंभ हार्डली से हुआ है। अब हार्डली से प्रारंभ हुआ है तो अभी मैंने बताया हार्डली से प्रारंभ होता है, तुमको क्या चाहिए होता है? हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसका प्रयोग कर दिया गया है? ही का प्रयोग कर दिया गया है। एक सब्जेक्टिव किसके? प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि इसके यूज की वजह से क्या हो गया है? गलत हो गया है। इसका मतलब सेंटेंस नंबर 1 गलत है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? तो इसका अगर सही फॉर्म बनना होता तो हार्डली बाद क्या आना चाहिए था? हार्डली बाद हैड आना चाहिए था, उसके बाद क्या आना चाहिए था? ही आना चाहिए था। एक और चीज जो मैं आपको नहीं बता पाया, मैंने स्ट्रक्चर की बात किया, स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बता देता हूँ कि जब भी कोई सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से प्रारंभ होता है वो मोस्टली दो टेंस में आता है, एक पास्ट परफेक्ट में या फिर एक पास्ट इंडेफिनिट में। और जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, या तो हम लोग स्कार्सली का यूज करेंगे, या तो स्कार्सली का, या तो हार्डली का यूज करेंगे। और इसका यूज करने के बाद हम लोग अगर पास्ट परफेक्ट हुआ तो हैड का प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद अब हैड है, हैड क्या मांगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये पहला क्लॉज चलेगा, और पहला क्लॉज लगाने के बाद क्या लिख देंगे? वेन का प्रयोग करेंगे, और वेन का प्रयोग करने के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। इसका मतलब जो वेन से प्रारंभ होने वाला क्लॉज होगा वो किस टेंस में होगा? वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो ये स्ट्रक्चर तब लगेगा जब टेंस कौन सा हो? पास्ट परफेक्ट हो। सेम स्ट्रक्चर रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन टेंस का परिवर्तन हो जाएगा। मतलब सेंटेंस तो किससे प्रारंभ होगा? स्कार्सली या फिर हार्डली से ही प्रारंभ होगा, स्कार्सली या हार्डली से ही सेंटेंस प्रारंभ होगा। लेकिन अब हेड की जगह किसका प्रयोग कर सकते हैं? डिड का प्रयोग कर सकते हैं। डिड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अब डिड का प्रयोग होने की वजह से अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद जो भी वर्ड का उसको लिखकर सेकेंड क्लॉज प्रारंभ करेंगे, किससे? वेन से प्रारंभ करेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करके किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो दोनों ही स्ट्रक्चर का कॉमन हिस्सा क्या है? कॉमन हिस्सा है सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज हम लोग देख सकते हैं किससे प्रारंभ हो रहा है? सेकंड क्लॉज वेन से प्रारंभ हो रहा है। और साथ ही साथ सेकंड क्लॉज का टेंस क्या है? तो सेकंड क्लॉज हम लोग देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब जो सेकंड क्लॉज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। हाँ, अगर हेड का प्रयोग हुआ होगा स्कार्सली हार्डली के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। और अगर डिड का प्रयोग हुआ होगा तब किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अब आते हैं वापस पे सेंटेंस नंबर फर्स्ट पे। तो हमने देखा था कि ही लगा हुआ था, जो कि गलत था। पहले आना चाहिए था हैड, उसके बाद ही आना चाहिए था। तो हमने सही कर दिया। अब हैड है तो रीच्ड तो आना ही था, तो रीच्ड को लिख लेंगे 10 स्टेशन तक, तो ठीक है। यहाँ तक की बात तो क्लियर है कि हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो दूसरी गलती है, यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? देन का प्रयोग किया गया है, और देन का यूज यहाँ पर गलत है। मैंने बताया कि जब हार्डली स्कार्सली है तो जो दूसरा क्लॉज होगा किससे प्रारंभ होगा? वेन से प्रारंभ होगा। इसका मतलब देन की जगह किसका यूज करेंगे? देन की जगह यूज करेंगे वेन का, और बाकी पूरा सेंटेंस सेम होगा, पूरा क्लॉज सेम होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा करेक्ट फॉर्म हो जाएगा इस सेंटेंस का। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन
a right to। तो ये रहा पहला सेंटेंस। बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। दूसरे सेंटेंस में हम लोग देखेंगे अब सेंटेंस का प्रारंभ किससे हुआ है, स्कार्फली से हुआ है। स्कार्फली से प्रारंभ हुआ है और इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग किया गया है, हेड का प्रयोग किया गया है। जो कि चाहिए था हेड आ गया, मतलब अब तक तो ठीक है, मामला ठीक चल रहा है। आई लिख दिया और स्टेप है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तक आउट ऑफ द हाउस, यहाँ तक की बात तो क्लियर थी, लेकिन इसमें तो गलती कहाँ पर है, गलती हमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी किसका प्रयोग कर दिया है, देन का प्रयोग कर दिया है। और अभी जस्ट हमने जाना कि जब सेकेंड क्लॉज स्टार्ट करेंगे, सेकेंड क्लॉज लिखेंगे तो देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, देन की जगह किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का। किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद बाकी जो हिस्सा होगा वो सेम रहेगा। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, scarcely had I stepped out of the house when it started raining। तो ये रहा करेक्ट फॉर्म सेंटेंस नंबर सेकंड का। अब बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर थर्ड की तरफ। तो ये क्या कह रहा है, हार्डली ही हैड। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमको गलती देख गया कि ही हैड लिखा हुआ है, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए, ही हैड की जगह हैड ही होना चाहिए। अब ये सही होगा, तो यहाँ पर हैड ही आ गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और गलती है, नॉट का प्रयोग कर दिया। और मैंने पहला ही बताया कि जब हार्डली या स्कार्फली होते हैं ये कुछ नेगेटिव सेंस देते हैं, नकारात्मक भाव देते हैं। इसलिए सेंटेंस में जो यूज करना होगा नेगेटिव वर्ड का वो गलत होगा। तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है, नॉट का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम वेन। वेन आ गया, अब तो सेंटेंस सही है, क्योंकि हार्डली के साथ किसका पेयर बनेगा, वेन का ही पेयर बनेगा। और सेंटेंस अगला वाला पास्ट सॉरी अगला वाला क्लॉज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इस सेंटेंस का जो करेक्ट फॉर्म है वो करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द टीचर स्टार्टेड द लेक्चर। तो ये रहा हमारा करेक्ट फॉर्म तीसरे सेंटेंस का। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये हार्डली या स्कार्फली से रिलेटेड जो रूल है वो बखूबी बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि आपकी जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसका सही फॉर्म क्या होगा, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।